हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं दैनिक जीवन में नीतियाँ, ये क्लास 12th एनआईएस बोर्ड के होम साइंस यानी गृह विज्ञान का चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम करेंगे दैनिक जीवन में नीतियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे आखिर दैनिक जीवन में नीतियाँ क्या है? लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पर आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। कारण ये होता है कि अगर आप लाइक करते हो तो जो पढ़ाने वाला को मनोबल बढ़ता है, और सब्सक्राइब करते हो तो इससे आपकी आवश्यकता पूरी होती है। क्यों? क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ +2 एनआईएस बोर्ड के लिए ही नहीं कर रहा है, वो 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को कवर करता है, प्लस एनआईएस बोर्ड के भी सभी चैप्टरों को कवर करता है। साथ में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता है। और जो ऑन डिमांड जो बच्चों की रहती है, उस पर हम एमए के भी कुछ चैप्टरों को एनालाइज करते हैं। तो इतना विस्तृत होने के पश्चात अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप शायद उन वीडियो से आप वंचित रह जाओगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और वो तभी आपको प्राप्त होगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। सब्सक्राइब नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा वो टॉपिक से, आप या आपके घर में जो भी पढ़ते हैं वो मिसिंग हो जाएंगे। तो कहते हैं त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ने में ही आपकी भलाई है और आपकी अच्छाई भी है। चलिए, ये बात तो था आपकी अच्छाई के लिए और आपकी सोच के लिए। अब जो हम करेंगे वो करेंगे दैनिक जीवन में नीतियाँ। आखिर दैनिक जीवन में साथ हमारा है पारिवारिक जीवन में नीतिगत समस्याएं। देखिए, पारिवारिक जीवन में जो है तो नीतिगत समस्याएं हर एक समय जो है अपना मुंह खड़ा करके सामने रहता है, यानी फन अपना उठाता ही रहता है। ऐसे जीवन में बहुत सी नीतियाँ समस्याएं हैं जिसको आप अपने पारिवारिक जीवन में देखते हो और जानते हो, जिसके बारे में आप जानते भी हो, समझते भी हो। कहते अब तक हमने कार्य नीति व उनके महत्व के विषय में पढ़ा और जाना कि आखिर इनका क्या कार्य है और क्या महत्व है। आइए आमतौर पर जो है किसी भी कार्यस्थल पर सामने आने वाली कुछ नीतियाँ समस्याओं के विषय में देखिए। कहते हैं कि बहुत कार्यस्थल पर जो नीतियाँ आती हैं, जो प्रॉब्लम आती है, समस्याएँ आती है, उनके बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उन नीतियों को पालन करना है। तो कहते हैं अनियमित और समय की पाबंदी नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं अनियमित और समय की पाबंदी नहीं होते हैं, उस समय का जो है सही उपयोग नहीं करते हैं। उसका तो रूखे व कटु होते हैं। कई बंदे से तो बात करना भी रूखापन को साबित करता है, और वो इतने कटु बातें करते हैं जिनका कोई जो है उदाहरण भी नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति जो होते हैं हंस हंस के जो होते हैं गलत रूल रेगुलेशन पे चले जाते हैं। उसके बाद है अपर्याप्त ज्ञान रखते हैं। कहते हैं अभी के समय में जो ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि व्यक्ति जो होता है अपर्याप्त ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ ना कि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। तो अपर्याप्त ज्ञान जो होता है सदैव खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो है उस कार्य में कुशलता हासिल नहीं किया है। जैसे मान लीजिए चैप्टर आप कर रहे हो, अगर इस चैप्टर के हर एक पहलू को नहीं समझते हो तो आप भी जो है अधूरा रह जाओगे, और अधूरा के साथ जीवन का जो है यापन करना संभव नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपर्याप्त ज्ञान रखने वालों से आप सदैव दूर रहो। संसाधनों का अपव्यय करते हैं। आपको पता ही है कि आज के समय में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रहती है कि हम जो संसाधन है उनका जो है हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और उसका जो इस्तेमाल हो भी रही है तो गलत तरीक़ों से हो रही है, जिसकी वजह से जो है संसाधन दोहन की प्रक्रिया सामने आती है। उसके पश्चात नियमित व कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। आपको पता है सबसे बड़ा जो है हमारे देश में यही विडंबना है कि हम नियम व कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। कहते हैं सरकार तरह तरह के रूल रेगुलेशन बनाते हैं, और जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, उस रूल रेगुलेशन को धज्जियाँ उड़ाते हैं। लेकिन मैं पब्लिक को नहीं कहूँगा, इसकी जो मेन कारण होते हैं वो राजनीतिक नेता होते हैं जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, और वही रूल रेगुलेशन को धज्जियाँ उड़ाते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत ऐसे रूल बनाए जाते हैं जो बड़े बड़े मंत्री संतरी ही उसको धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, और जो है कानून को ऊपर मुखल्ला बना देते हैं। आम जनता तो बेचारा अपना रोजी रोटी के सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं है, उनके सामने कुछ समस्या ही नहीं होती है। रोटी मिल गई, उनकी ज़िंदगी जो होता है सफल हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो है कानून को जो रखते हैं अपने ताक पे रख लेते हैं, उसके बाद अपने कार्य का आदर नहीं करते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति क्या करते हैं, काम का आदर नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी, आपने देखा ही होगा कोई व्यक्ति अगर समय पे काम करने नहीं जाता, समय पे सबका कार्य होते नहीं संपन्न, तो ऐसे व्यक्ति सदैव कामयाबी नहीं हो सकते। क्योंकि
प्रत्येक काम समय पे और सुचारू रूप से होना अनिवार्य हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ सकते हो कि आपने कार्य को आदर नहीं किया है, और ये जो है आपको आदर नहीं करेगा, और जीवन में जो है आप जिस सफलता की कामना कर रहे हो शायद वो सफलता भी आपको न मिल पाए। वफ़ादार नहीं है। देखिए, ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग जो होते हैं वफ़ादार नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, मालिक के सामने तो बड़े शरीफ बनने की कोशिश करते हैं और बाद में जो होते हैं उनके ही गला काट रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है आम रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप करते हो तो आपको भरोसेमंद होना चाहिए और आप ऐसे कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से जो है आपके वफ़ादार होने पे प्रश्न चिन्ह लग जाए। क्योंकि कहते हैं ना, छोटी चीज़ें या छोटी सी आपकी गलती आपको जो है एक वफ़ादार न होना साबित कर देता है। इसलिए कभी भी कहीं भी कार्य कीजिए, अपने वफ़ादार होने की जो है सबूत और प्रमाण भी देते रहिए। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि मालिक का विश्वास जो है आपके ऊपर बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि आपकी आमदनी जो है मालिक स्वयं ही बढ़ा दे। जो गलत तरीक़ों से आप कमाने की कोशिश करते हो उससे सिर्फ़ आपकी एक समय की जो है समस्या का सलूशन हो सकता है, लाइफ़ टाइम का नहीं हो सकता। अगर लाइफ़ टाइम का सलूशन करना है तो वफ़ादारी भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज जो है बहुत जगह ऐसी समस्या आती है कि जो भी कर्मचारी होते हैं वो वफ़ादार नहीं होते हैं। अब देखिए, इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि नियमित व समय के पाबंद न होना। ये तो मेरी तरफ से विचारधारा थी जो मैंने आपको बताया था। अब जो हम देखेंगे कि हमारे तरफ से चैप्टर में क्या है। देखिए, अनियमित एवं समय की पाबंदी न होना ऐसी समस्या जिन्हें आप किसी भी कार्य की स्थिति में अक्सर देखते हैं। अपने चारों ओर देखा, अब कई लोग ऐसे मिलते हैं जो सवेरे देर से उठते हैं और अपने बच्चों को स्कूल देर से भेजते हैं। वे अपने परिवार के सदस्य के समूचे आहार भी नहीं दे पाते हैं, और जिनके अनियमित आहार व्यवहार के कारण व समय की कदर न करने के कारण उनके घर भी अव्यवस्थित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य के अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। देखते हो, बहुत से व्यक्ति जो होते हैं काम पे जो है अनुपस्थित रहते हैं। इनमें से अन्य दफ्तर देर से आते हैं, वह अपना अधिक समझ कर दफ्तर से घर भी जल्दी चले जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता काम के समय अपने स्थान से ही निरंतर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बताई जा रही है वो मैक्सिमम सरकारी सेक्टर में ही होता है। आपने सरकारी सेक्टर में देखते ही हो कि जैसे वो यहाँ से जाते हैं 10 मिनट बैठते हैं ऑफिस में, उसके बाद चाय का टाइम हो जाता है। चाय का टाइम होता है सिर्फ 10 मिनट का, वो या आधा घंटा का, वो लगा के आते हैं 1.5 घंटा। जैसे फिर बैठते हैं, थोड़ा 2 फाइल चेक करते हैं, उसके बाद उनका लंच का टाइम हो जाता है। तो लंच करने में कम से कम होता है 1 घंटा, तो लगाते हैं वो 1.5-2 घंटा। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे 2 फाइल चेक करते हैं कि तीसरे फाइल के साथ फिर चाय का टाइम हो जाता है। जब चाय का टाइम हो जाता है फिर चाय भी वही आधा घंटा 1 घंटा लगा लेते हैं, और उसके पश्चात जैसे ही 5 बजता है, क्योंकि घर की 5 बजे से पहले पहले घर की तैयारी करने लग जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो होती है, सारे की सारी बातें वो सब सरकारी सेक्टर में होती है। तभी तो लोग जो है आज सरकारी जॉब के पीछे इतना पागल बने हुए हैं। कभी कभी तो सरकारी बंदे क्या करते हैं कि सरकार के नाम पे कि हम जा रहे हैं कहीं और क्या करेंगे, सारा बिल जो है सरकार के नाम के फाड़ देंगे, और क्या करेंगे, अपने लिए एक टूर यात्रा की व्यवस्था कर देंगे। कहेंगे हम सरकारी काम से जा रहे हैं, जबकि वो जाते हैं अपना प्राइवेट काम से। सिर्फ वहाँ खाते में सरकारी काम मेंशन कर देते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे जीवन को भी बहुत प्रभावित करता है। सरकार को इन बातों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको शायद ये बात नहीं पता है कि सरकार की जितने भी फैसिलिटी दी गई है, उस फैसिलिटी की वजह से क्या होता है, वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और वो सारी चीज़ें की खर्च जो होता है आम जनता पे ही आती है, और आम जनता को ही प्रॉब्लम होती है। तो सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा रूल रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है, और बना भी है। तो कहते हैं ना कि जब घर में ही चोर बैठा हुआ है तो दूसरा को हम क्या बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पर कहावत भी सही रहती है। तो कहते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। वो समय की पाबंदी नहीं होते हैं और न ही वो अपने कार्य के प्रति सजग रहते हैं। कुछ कर्ताओं का काम के समय आने के स्थान से वो नाराज़ रहते हैं, यानी कभी भी समय पर वो पहुँचते नहीं हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी न्यूज़ देखते हो, कभी न्यूज़, तो उस न्यूज़ में आपने देखा होगा एक बात कि जैसे ही एक मंत्री जी किसी अपने दफ्तर में पहुँचते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, मंत्री जी आए हैं अपने मंत्री परिषद में, और यहाँ पर जो है सभी लोगों के सुध ले रहे हैं, अपने विभाग में आए हैं, और अपने विभाग में आके मंत्री यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके सुध लिए हैं, और कई कर्मचारी को जो बर्खास्त भी कर दिया गया, उनको हटा भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो समय पर नहीं आए थे। अरे भाई, उनको तो हटा रहे हो, क्या पता उनको आज देरी से आने का कोई कारण हो सकता है, लेकिन जो मंत्री जी का विभाग है,
जिनको हमेशा आना चाहिए वो तो आते हैं अमावस्या पूर्णिमा को, तो उनको तो कोई सवाल नहीं उठाया। वो एक बार कदम अपने दफ्तर में रख दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने बना दिया। लेकिन जो उनका काम है, जो उनका दफ्तर है, उनको तो सदैव आना चाहिए ना, क्योंकि उनका दफ्तर है, हर हर एक दिन के बाद आना चाहिए। वैसे मैं जानता हूँ कि उनके पास तो इतना काम है, विदेश की मामला इतना है, इतना उनको पॉलिटिक्स में जाना पड़ता है, उतने जो है लोकसभा का अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कुर्सी जो तोड़ना होता है उन लोगों को। तो अपने विभाग में तो कभी अमावस्या पूर्णिमा जाते हैं, और कई कई मंत्री साहब के तो पता है क्या होता है, एक विभाग नहीं होते हैं, चार चार विभाग सरकार की तरफ से दी होती है। अब बेचारा कैसे जाएंगे अपने विभाग में, जब चार चार जगह के जो है नौकरी कमा रहे हैं और चार चार जगह के जो है पैसे जेब में रख रहे हैं, तो शायद जाना संभव नहीं है। तो इस बातों से क्या साबित होता है कि सरकार को इन बातों पे समझने की आवश्यकता है और इस पे कड़े से कड़े जो है पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। आप भी ऐसी घटनाओं के साक्षी अवश्य रहे होंगे जब ऐसा होता है। जब आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन व बिजली दफ्तर के काउंटर क्लर्क के देर से आने के कारण, या जो है ऐसे लोग जो है ऐसे लोग पूछते हो, कुछ भी करते हो, आप क्या कारण था, या स्थान से नाते रहने के कारण जानना कि असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जो है गैर जिम्मेदार व्यवहार, कार्य का अनुशासन भंग कर देते हैं और गलत उदाहरण पेश भी करते हैं। वह साथ ही साथ ऐसी व्यक्ति अपने संगठन की प्रतिष्ठा भी धूल में, मिट्टी में मिला देते हैं। जनता की असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसी तो आम बात है, इसमें तो मैंने कहा ना, क्योंकि दो राय तो है ही नहीं। ये तो आपको हर जगह मिलता होगा। आज 5 किलो जो राशन लेने जाओगे ना, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही दिखना पड़ेगा। 2 घंटा के लिए बैठेंगे, फटाफट करेंगे, लंच जाएंगे तो 3-4 घंटा लगा के आएंगे, अपना बातें करते करते आएंगे। तो ये तो आम बात है, इसको हम कैसे कह दें। कहते हैं, मेरा तो विचार ये होता है कि ये आम बंदा नहीं कर रहा है, ये वो बड़े बड़े संतरी और मंत्री जी कर रहे हैं जिनको अच्छे अच्छे पोस्ट प्राप्त है, और वो सोचते हैं कि आज मेरा ज़िंदगी ही कुर्सी के आराम में भरा पड़ा है। तो ऐसे लोग ही तो धूल में मिला देते हैं। ऐसे लोग के जो है आए दिन नई नई खबरें न्यूज़ में चलती रहती हैं। चलिए, जो भी है, अपना दायित्व निभाना प्रत्येक इंसान का कर्म है, और सही समय दफ्तर भी जाना और समय समय पर जो है कार्य करना, ये होना चाहिए। ये तो आप हर जगह देखते हो, पोस्ट ऑफिस हो, टेलीफोन हो, बिजली दफ्तर हो, आप लाइन में लगे हुए हो, सुबह से शाम हो गया है, आपका दिहाड़ी ख़त्म हो गया है, और अभी तक जो है बंदे जो काटने वाले हैं वो नदारत है, आने की कृपा ही नहीं कर रहे हैं। और कर भी रहे हैं तो क्या पता उनके बच्चे की छुट्टी का टाइम हो जाए तो काम धंधा बंद करके बच्चों को लाने चले जाएंगे। तो ये तो आम सी बात रह जाती है। क्या आप अपनी पढ़ाई में और आर्ट पाठ के अभ्यास में नियमित हैं? देखिए, ये बात आपके लिए भी यहाँ पर आता है कि मैं अभी जो करा रहा हूँ, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अच्छे से समझोगे तभी आप, क्यों कहते हैं ना, ये गुण जो होती है बड़े होकर गुण पैदा नहीं होती है, हम बचपन से ऐसे होते हैं। तो हम अगर कोई जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो जॉब में भी हम जहाँ पर एक वफादारी दिखानी चाहिए, हम बेईमानी दिखाने लग जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी आती है। यदि आप अनियमित हैं तो आप अपनी परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये तो सब जनरली बात है। कहते हैं ना, हम दूसरे को कोस कोई फ़ायदा नहीं, पहले हमें स्वयं पे ही लागू करने की आवश्यकता है, और अपने आप प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि ऐसा अगर रेगुलेशन नहीं अपनाएंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपको ये भी समझना होगा कि भविष्य में भी यह व्यवहार आपके व्यवसाय के अवसरों को प्रभावित करेगा। जो मैंने अभी आपको बोला है कि अगर आप आलसी करोगे अभी पढ़ने के टाइम, ठीक है, अभी मैंने कहा था ना आपको कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तभी जो है आपको +2 के सारे जो है NIS बोर्ड के +2 का मिलता रहेगा नोटिफिकेशन। आप उसमें भी आलसी कर जाओगे। क्यों? क्योंकि देखोगे वीडियो, हाँ मेरा तो काम हो गया, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि एक चैप्टर देख लेने से पूरा सोल्यूशन नहीं हो जाता है NIS की। आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, आपको पेपर की जो है सही रेगुलेशन भी चाहिए। तो भाई जुड़ना तो पड़ेगा ना। आप दौड़ के मुझसे देख लोगे, कभी उधर से देख लोगे, आपको शायद समझ उसके नहीं आएंगे। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव लाइन टू लाइन और इम्पोर्टेंट बात पे ही डिस्कस करता है। ठीक है, चलिए, कहते हैं ना, अपना अच्छा या बुरा समझना आपका दायित्व है। अगला टॉपिक हमारा है अपशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार। कहते हैं कभी कभी परिवार के कुछ सदस्य का व्यवहार उग्र और अपशिष्ट होता है। ऐसा व्यवहार न केवल पारिवारिक शांति को भंग कर देता है, वरना परिवार की जो है बदनामी का कारण भी बनता है। जब किसी दफ्तर के काउंटर पर आप क्लर्क आपके बात ठीक से नहीं सुनता है और अपनी विशेषता का बहाना बनाकर आपको बाद में आने को कहता है, तब जो है आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? यानी जब आपका क्या प्रतिक्रिया होगा जब बहाना बनाए? कहते हैं ना, बहाना बनाएगा तो क्या आप अपने ऑफिस में ऐसी सहकर्मी के संबंध रखेंगे जो अपना काम ठीक से नहीं करता है, अपशिष्ट है? महिलाएं व सहकर्मियों का अभद्र व्यवहार भी करता है, हमेशा उग्र रहता है, और किसी कर्मचारी का जो अपशिष्ट व
अवैध व्यवहार किसी भी संगठन के लिए हानिकारक व शर्मिंदा करने वाला होता है। तो ऐसे लोगों से जो है बचना सबके लिए ज़रूरी होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहता है। उसके पश्चात हमारा है अपर्याप्त ज्ञान व कुशलता। देखिए ये बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कारण इसका क्या है, कई लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि उसके पास लोगों की प्रभावित करने के लिए व अपने व्यवसाय के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष योग्यता व ज्ञान है। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है परंतु आप उसे चलाना नहीं जानते हैं और फिर भी आप उसे चलाने की जिद करते हैं, तब कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप कौन जिम्मेदार होगा? कहते हैं जो चीज़ आपको नहीं आता है वो चीज़ को करना शायद सही नहीं है। कई लोग तो दावा करते हैं कि ये योग्य डॉक्टर है और वह बीमारी के रोगियों का इलाज करता है, जिनके विषय में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता है। परिणाम स्वरूप वो रोगी का जीवन खतरे में डाल देता है। कई बार कुछ लोग बिजली का काम जानने के दावा करते हैं जबकि उन्हें बिजली व किसी अन्य मशीन के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग जो होते हैं दूसरे को क्या करते हैं, जो है एक नया बीमारी में और एक नया रूल रेगुलेशन में डाल देते हैं और एक मुसीबत में खुद तो पड़ ही भी जाते हैं, दूसरे पे की जो है मुसीबत में डाल कहते हैं, जबकि उन्हें बिजली व किसी अन्य मशीन के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं रहती है। ऐसा तो आम बात सी है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिनको उस चीज़ की वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं तो इस काम का मास्टर माइंड हूँ, और उनसे ही हमेशा गलतियाँ होती रहती हैं। अंदर अपने कार्य के विषय में जानकारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी काम करने वालों को न केवल योग्य व कुशल होना चाहिए बल्कि समय समय पर उसे अपने ज्ञान का योग्यताओं में वृद्धि भी करना चाहिए। ठीक है, पोषण विज्ञान हो, घरेलू उपकरण हो, दवाइयाँ हो, सफाई सामग्री का अपर्याप्त ज्ञान हो, कई बार घर पर भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाता है। इसके अलावा सुरक्षा व जो है प्राथमिक उपचार की सामग्री के विषय में अधूरा ज्ञान कई बार खतरनाक होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि अधूरा ज्ञान सदैव ही खतरनाक होता है और अधूरा ज्ञान से सदैव आप बचें। उदाहरण के लिए बिजली के खुले तार को छूने से आपको झटका लग सकता है। यदि आपको ऐसा करने खतरे के विषय में मालूम न हो तो आप ठीक है। उसके बाद अच्छे पोषण और संतुलित आहार के विषय में जानकारी न होने के कारण आपके परिवार के सदस्यों को रतौंधिया, घेंगा आदि जो है पोषक तत्व से होने वाली बीमारियां हो सकती है। कहते हैं इसी प्रकार आपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने से आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, क्रियाकलाप करने से आपकी योग्यता विकसित होगी। तभी तो मैं कहता हूं कि शब्द टू शब्द पढ़ना आपके लिए विकास के लिए ज़रूरी है। कहते हैं कोई बच्चा जो होता है 5 मिनट के देख लेता है वीडियो, सोचता है कि मैं तो पूरा तीर मार चुका हूं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चनों को समझना चाहते हो तो आपको जो है ब्रीफली उसको समझने की आवश्यकता होगी। कहते हैं 10 मिनट में आप पूरा कुछ नहीं समझ सकती हो, न बात जान सकती हो। ठीक है, अगर आपको विस्तार से अच्छे से समझना है तो इसके लिए समय तो लगता है। कहीं आप ट्यूशन भी पढ़ने जाते होगे तो ट्यूशन भी 1.5-2 घंटा 3 घंटा का होता है और उसमें वो एक ही चैप्टर भी पूरा उनसे नहीं होता है। तो इसका मतलब ऐसा ही है। त्रिपान स्टडी सेंटर भी कुछ ऐसा ही है। चाहे वो बच्चों को प्रत्यक्ष पढ़ाए या अप्रत्यक्ष पढ़ाए, वो सारी चीज़ों को एक विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करता है और बच्चा एक बार जब समझ लेना तो शायद दोबारा वो उसके दिमाग से कभी जाता नहीं है। इसलिए सदैव जो है आप त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी जो है इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, ये तो बात बहुत ज़रूरी रहता है आपके लिए। उसके पश्चात हमारा है संसाधनों का अव्यय। कहते हैं पिछले पाठ में आप पढ़ ही चुके हैं कि हमारे कई संसाधन सीमित हैं। कई गृहिणियां आवश्यकता से अधिक भोजन पकाती है जो बाद में बर्बाद हो जाती है। कई बार समूचे जो भंडार में होने की खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं और उन्हें फेंकना भी पड़ जाता है। कुछ लोग अपनी थाली में ढेर सारा भोजन जो है लाद लेते हैं और रख लेते हैं और जाके क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे खाना जो होता है कूड़ेदान को खिला देते हैं। तो ये कहाँ तक संभव है? पूरे खाना खा नहीं पाते और थाली में जूठन छोड़ देते हैं। बिना पूर्व योजना कि वो बिना जो है शॉपिंग लिस्ट बना कर बाज़ार में चले जाते हैं और बाज़ार में जाकर फिर उनको सिर्फ सोचने पड़ जाता है कि हम क्या लें और क्या न लें। तो ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। कहते हैं कोई बाज़ार जाता है तो बाज़ार जाने से पहले उनको जो है हर चीज़ की समय सामग्री बना लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों ही बचता है। यदि आप
अपने वाहन से जा रहे हैं तो पेट्रोल का खर्च अलग होता है। तो इसलिए हर बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कई दफ्तर में खाली कमरे, बिजली व पंखे चलते रहते हैं देने का एक साधारण बात सी हो गई है। तो ये तो बात आम सी हो गई है। ये दफ्तर तो अब छोड़िए, आपके घर में भी कई जगह टीवी ऐसे ही चल रहा होगा, पंखा ऐसे ही चल रहा होगा, बिजली के जो बल्ब है वो भी ऐसा ही चल रहा होगा। आखिर ये सारे चीज़ों किसका नुकसान होता है? शायद व्यक्ति समझ नहीं पाता है और सोचता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपके लिए 1 रुपया भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ऑफिस के कागज़ का दुरुपयोग व उससे आसपास फेंक जाना जो आम दृश्य है। तो ये तो आम तो सही में है ही है। आप घर से ही बाहर निकलो ना कि आपको कूड़ा करकट का ढेर हर जगह दिखने को मिलेगा। तो ये गलतियाँ किसकी है? सरकार की है कि आम जनता की है कि हमारी है? देखिए दोस्तों, ये सरकार की गलतियाँ नहीं हैं। हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम कोई चीज़ों को ऐसे जगह रखें जो कि वहाँ पर सही हो। ऐसी जगह ना फेंक दे। जो मैंने तो कई जगह देखा है, कई जगह देखा भी है कि जो होते हैं, औरतें हों, पुरुष हो, बच्चे, जो मर्जी हो, लेते हैं और कूड़ा करकट या तो नदियों में फेंक देते हैं या क्या करते हैं, घर के आगे कहीं आसपास ढेर लगा देते हैं। और ये ढेर जो होता है आगे चल के आपको ही बीमारी के उस कगार पे पहुंचाता है जहां पर आपको शायद सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑफिस का फ़ोन व वाहनों की व्यक्तिगत कार्य के लिए भी दुरुपयोग भी एक आम घटना है। मैंने अभी आपको समय पहले ही आपको समझाया भी था कि बड़े बड़े दफ्तर, सरकारी दफ्तर में क्या होता है कि लोग फ़ोन, वाहनों का व्यक्तिगत उपयोग करते हैं और ये क्या क्या कर देते हैं, सरकारी जो है खाता में चढ़ा देते हैं, जो कि आम बात है। मैं क्या अब इस पे आपको बताऊं। अपने स्वयं भी कई बार ऐसा देखा भी होगा कि पानी पीने के बाद लोग जो है नल बंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब हमारे अमूल्य साधनों का जो है दुरुपयोग ही तो कर रहे हैं। हमारे लिए पता है पानी कितनी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कई कई राज्यों में तो दूषित पानी पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। फिर भी जो है हम धड़ल्ले से पानी खुला छोड़ देते हैं, नहीं उपयोग है, फिर भी पानी बह रहा होता है, छत पे जो होता है ओवरफ्लो पानी हो रहा होता है और हम लोग देख के सिर्फ नज़र मिला रहे होते हैं। तो ये ऐसे बात नहीं बनेगा। हमें हर एक बूंद पानी की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। जब तक आप नहीं जागिएगा, मैं नहीं जागूंगा, तब तक शायद इसका बचना संभव नहीं है। और आने वाला समय में देखना, हर एक व्यक्ति जो है पानी से मरता हुआ प्रतीत होगा। उसके पश्चात हमारा है नियम व कानून का उल्लंघन। देखिए, आपने गौर किया होगा कि कुछ घरों में लड़कों के लड़कियों से ज़्यादा मान दिया जाता है, जो कि एक आम समस्या है। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है, प्रत्येक माता पिता के लिए लड़के व लड़कियां दोनों ही सामान्य रखते हैं। अक्सर माता पिता किसी एक बच्चे के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शित करते हैं। क्या आपने भी परिवार के लड़की व बहू के प्रति व्यवहार में अंतर पाया है? कभी कभी शारीरिक व मानसिक रूप से जो विकलांग लोगों के साथ दफ्तर व घरों में भेदभाव किया जाता है, जो कि एक आम सी बात है। कुछ लोग परिवार व संस्कृति की जो है अब अमानना आधुनिकता के प्रतीक मानते हैं। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? देखिए, हमारे आसपास जो है इतनी उदाहरण प्रस्तुत है ना कि हम इसके बारे में बोलना शायद संभव ही नहीं है। कहते हैं ना, हर 1-2 कदम पे जाओगे तो ऐसी समस्या जो है आपके सामने नज़र उठा के खड़ी रहेगी। उसके पश्चात हमारा कई कार्यस्थल पर देखा जाता है कि अनुशासन, अच्छे मालिक व कर्मचारी संबंध व सद्भावना आदि बनाए रखने के लिए बनाए गए मानदंडों का उल्लंघन भी किया जाता है। साधारण ये देखा गया है कि समय से पहले जो है पदोन्नति दे दी जाती है। आपने देखा भी होगा, अगर आपके जान पहचान है तो आपको कुछ ही समय में जो है पदोन्नति मिल जाती है, या प्रशासन किसी कर्मचारी के प्रति जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लेता है। किन्हीं कार्यस्थल पर जो है लोगों के साथ जाति, लिंग, शारीरिक विकलांगता के कारण भेदभाव बढ़ता जाता है। आपने देखा भी होगा, इसका तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। अगर मान लीजिए एक औरत एक पुरुष एक ही काम में कार्यरत है, तो आप देखिएगा कि स्त्री के जो पैसे होंगे वो कम होंगे और जो पुरुष का हो जाएगा, जो पैसे होंगे, तनख्वाह होंगे, सैलरी होंगे, अधिक होंगे। आखिर ऐसा लिंग के रूप में भेदभाव क्यों? तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, हर एक लोग को समझने की बात है। कहते हैं महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है, जो अभी मैं बता भी रहा था, क्योंकि महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, उनको पैसे कम दी जाती है। मैंने भी बहुत जगह देखा है कि औरतें जाती है 3-4 हज़ार रुपये में काम करती है, वही काम के लिए पुरुषों को जो होता है 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलता है। तो ऐसा क्यों? जो काम महिलाएं कर रही वही काम पुरुष कर रहा है, तो इनके पैसों में इतना जो है अंतर क्यों? आखिर क्या है कारण? तो कहते हैं आज समाज बदलने की ज़रूरत है। कहते हैं छोटे बच्चों के जो जोखिम वाले उद्योग जैसे पटाखे की फैक्ट्री या जो खड़िया के कारखानों में सरकारी जो नियमों के विरुद्ध भर्ती भी किया जाता है, जो
सरासर गलत भी है। तो सरासर गलत होता है कब है? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को जो होता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लगाया जाता है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ ना कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त फैक्ट्रियों में भी लगाई जाती है। सरकार क्या करती है, उन बच्चों को ऐसे तरह की रूल रेगुलेशन लगाती है जिसका कोई बात ही नहीं है। जबकि सरकार ने घोषित किया है कि जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना कानूनी अपराध है, लेकिन ऐसे बच्चे जो है आए जगहों पे हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो सरकार कहाँ सोई रहती है? सरकार का मतलब क्या होता है? कहते हैं सरकार की जब जेब में पैसा कम जाती है तो ट्रैफिक पुलिस को जाके रोड पे लगा देती है। पैसा कम जाता है तो एक लिफाफा भी गलती से निकलता है तो 5,000 के जो चूना लगा देती हैं। तो ऐसा क्यों हो? एक दिन के लिए रूल रेगुलेशन क्यों बनता है? रूल रेगुलेशन जो होती है सदैव के लिए होती है। सरकार को अगर रूल रेगुलेशन बनाई गई कि ट्रैफिक पुलिस हमेशा जो है ट्रैफिक चालान काटेगी तो काटो, तभी तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होगा। कोई बच्चा अगर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में कारखाने में तो उस मालिक को उसको दंडित करो, तब बात बनती है। अगर आपने लिफाफा को बैन किया है तो आप उस लिफाफे को कहीं भी एंट्री होने से मना करो। लेकिन ये तो होता है सिर्फ 2 दिन के लिए, जब उनके जेब में पैसे कम जाते हैं तो हर रूल रेगुलेशन लागू हो जाता है। अब देखिए शराब ही होता है, शराब किसी राज्य में क्या करते हैं, बैन कर देते हैं, और किसी राज्यों में तो देखिएगा सुबह 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 जो मजदूर सब होते हैं, लोग होते हैं, शराब के साथ रोटी खा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्या है कारण इसका? ये तो नजरी क्यों? एक राज्य में ये हो रहा है, एक राज्य में वो हो रहा है। अरे ये भारत है पूरा, भारत में एक रेगुलेशन हर एक जगह पर लागू होना चाहिए। वो राज्य ने लागू कर दिया, उस राज्य ने खुलेआम कर दिया। आप लोगों को जागरूक करो ना। जब तक लोग जागरूक नहीं होगा ये सब चीज़ें बंद होना शायद संभव नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि सरकारी नियमों के विरुद्ध भर्ती की जाती है, ये बात सरासर गलत है। लेकिन गलत तो है उनकी जो ऐसा करते हैं। कुछ छात्र अपना कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवाते हैं। ये तो आप में भी गुण रहा होगा। आप अपना प्रैक्टिकल फाइल क्या करते हो, भाई तू बना दे, पैसे ले ले, बना ले। नहीं दोस्तों, आप अपने हाथ से बनाओ, तब देखो आपको मेहनत का फल मिलेगा। दूसरे की नकल करके अपना कार्य पूरा करते हैं। तो ये सब बातें जो होता है आप लोगों में भी यही देखने को मिलता है। हम कहते हैं दूसरे व्यक्ति गलत है, लेकिन हम में भी तो वो चीज़ें विकसित हो चुकी है। छोटे आप सोचते हो कि काम करवा लिए तो क्या होगा, आगे चल के आप भी क्या करोगे, अपना जो हो रहेगा आपका ड्यूटी रहेगा, हाँ भाई तू कर लेना मेरे जगह पे। तो ये सब चीज़ें कहते हैं ना बचपन में ही जो होता है आप लोगों के अंदर ये विकसित हो जाता है। बाद में जो होता है हमें कोर्स के कुछ नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में नकल करना भी एक साधारण सी आप बात रह गई है। आप तो बच्चे क्या करेंगे नकल, सरकार नकल करवा रही है। सरकार जो है सरकार देती है, प्रोत्साहित करती है। कोरोना वायरस नहीं भी रहता है फिर भी क्या करती है, कोरोना के नाम पे करती है, लॉक करवा देती है और ख़ुद जो है अपना मौज में आ जाती है। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। यह भी परीक्षा के नियमों के विरुद्ध होता है और नीति संगत नहीं है। नियम व कानून का जो उल्लंघन जो है अक्सर घर और जो है अफसरों में गंभीर जो है परिस्थिति पैदा कर देती है। तो ये तो आम सी बात है कि हर जगह जो है परिस्थिति ऐसा बन जाता है। आपने कार्य के प्रति जो है असम्मान, देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है अपने कार्य के प्रति जो है असम्मान। कहते हैं क्या आप ऐसे लोगों को भी कभी मिले हैं जो अपने कार्य के प्रति जो है शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ऐसे बातें करते हैं कि वो मैं एक साधारण गृहिणी हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, या फिर मैं एक साधारण क्लर्क हूँ। आपने सोचा तो अवश्य ही होगा कि क्या शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, शर्मिंदगी महसूस करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति का जितना योग्यता है वही काम करता है। अगर आप गृहिणी हो तो इसका मतलब ये ना सोचो कि आपके पास योग्यता नहीं है। कहते हैं ना एक घर संभालना भी बहुत बड़ी दायित्व हो जाता है, क्योंकि घर संभालना आम बात नहीं होती है। कहते हैं हमारे समाज में कुछ कार्य को जो है सम्मानजनक व कुछ को कम सम्मानजनक, कुछ को ऊंचा व कुछ को नीचा व तुच्छ समझा जाता है। तो ये तो बात हम जानते भी हैं और हम आए दिन देखने को हमें मिलता भी है। कहते हैं परिवार स्वरूप कई लोग अपने काम में जो है आनंदित होते हुए भी लोगों को अपने काम के विषय में नहीं बातें किए करते हैं। कई लोग जो है उन्हें दृश्य से न देखें। किन्हीं गृहिणी द्वारा किए गए घरेलू कार्य को सफल संपादन को परिवार व समाज द्वारा विभिन्न जो है सम्मान नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार सड़क के जो है किनारे पानी बेचने में मनुष्य को जो है गौरव महसूस करना चाहिए तथा राहगीरों को उसे दृश्य से नहीं देखना चाहिए। सड़क पर प्यासों को पानी पिलाने का कार्य सम्मानजनक होता है, लेकिन उनको कोई गलत नज़र से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक प्यासे को वो पानी पिला के जो है एक पुण्य के काम के साथ साथ वो अपना जीवन भी और अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं। तो उनके जैसा सम्मान का कार्य कोई और नहीं है। आप देखिएगा वो मंत्री जी जिन्होंने ये एक नया भाषण दे दिया और लोगों में जो है लड़ाई झगड़ा करवा दिया और अपना सिक्का जमा लिया, क्या वो सही है? और जो व्यक्ति जो पानी बेच के किसी का प्यास बुझा रहा है वो गलत है। तो ये दो राय हमारा नहीं होना चाहिए।
उसके पश्चात है गृह विज्ञान के विषय में विद्यार्थी के नाते आपको अपने पाठ का आदर भी करना चाहिए, क्योंकि यह विषय जो है वहिवामी व्यवहारिक व व्यावसायिक है। अपने अपने पाठ को ही पाठ गृह विज्ञान के विषय में पढ़ने का मूल्य समझ भी लिया होगा कि गृह विज्ञान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको वो हर एक क्षेत्र में अच्छा बनने के लिए प्रेरणा भी देता है। उसके बाद है विश्वासघात। देखिए, दुनिया में हर चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन विश्वासघात की जो एक चीज़ है, एक बात है, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घातक होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अपने परिवार के भेदों को खोलना और लोगों के सामने परिवार के सदस्यों की बदनाम करना आदि परिवार के प्रति जो है विश्वासघाती है। संयुक्त धनराशि में धन निकाल कर अपने स्वार्थ के लिए कुछ कार्य करना भी परिवार के लिए विश्वासघात होता है। और कहते हैं ऐसे विश्वासघात लोगों के साथ कभी संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज आपके साथ विश्वासघात किया है, आगे चल के वो और भी बहुत बड़ा विश्वासघात कर सकता है और जो है आपके घर को भी नष्ट करने में वो कहीं तक कसर नहीं छोड़ेगा। कहते हैं दफ्तर में कुछ कर्मचारी जो है हानिप्रद गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। उदाहरण के लिए एक रासायनिक इंजीनियर कुछ पैसे के लिए अपनी कंपनी का जो है गुप्त फार्मूला प्रतिद्वंदित कंपनियों को बेच सकता है। एक भ्रष्ट यूनियन नेता हड़ताल की घोषणा करके मिल का उत्पादन रोककर मिल को भारी क्षति पहुंचाता है और रिश्वत लेकर कुछ विशेष कंपनियों को अपनी संस्था की कीमत पर मुनाफा देना अति आजकल की काफ़ी प्रचलित घटनाएँ हैं। अपने मालिक को धोखा देकर किसी अन्य के लिए काम करना आदि भी विश्वासघात का ही एक उदाहरण हो सकता है। अब क्या आप विश्वास के कुछ उदाहरण भी सोच सकते हैं? देखिए, हमारे पास विश्वासघात के लिए उदाहरण तो कहते हैं प्रस्तुति है, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में देखिए, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, दफ्तर, कहीं भी चले जाइए, विश्वासघात तो हर जगह लोग कर रहे हैं। हर जगह जो है एक दूसरे का गला काट रहे हैं, कोई किस रूप में कर रहे हैं, कोई कुछ रूप में कर रहे हैं। तो विश्वासघात तो है आज हर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे हमारा टॉपिक जो है नीति की संहिता। देखिए, नीतियों की संहिता भी बहुत ज़रूरी होता है। पिछले भाग में अब वर्णित अधिकांश समस्या व काबू पाया जा सकता है। ऐसे समूचे जिसमें कुछ नियम, मानकों और सिद्धांतों का जो है स्पष्ट वर्णन है, जो घर की जो है सार्वजनिक स्थानों पर हमारे व्यवहार का जो है मार्गदर्शन करे, नीतियों की संहिता कहलाती है। यानी जो हमें मार्गदर्शन करता है उसी को ही जो हम नीति की संहिता भी कहते हैं। अब निम्नलिखित जो है कार्य नीति की संहिता हम सभी को समझने की तथा कार्य घर पर कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। देखते हैं कौन कौन सी नीतियाँ हैं जिसको हमें पालन करने की आवश्यकता है। कहते हैं कार्य और घर पर नियमित और समयिक रहें। स्वयं के लिए निर्धारित कार्य को पूरा करें। जो आपने स्वयं के लिए कार्य निर्धारित किया है उसको पूरा करना भी आपका ही दायित्व बन जाता है। सबके प्रति जो है शिष्ट, जो है धैर्यवान, विनम्रता और आदरपूर्ण रहें, क्योंकि इससे क्या होगा, आप सुचारू रूप से जो है अपना जीवन को चला सकते हैं। स्वयं के लिए निश्चित कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान व कौशल को हासिल करना भी आपका दायित्व हो जाता है। सीखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं को भी तैयार रखें, क्योंकि अगर आप सीखिएगा नहीं और आपके पास जानकारी नहीं रहेगा तो आप सदैव के लिए अधूरे रह जाइएगा। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक और कारगर उपाय ढूंढने की आपकी आवश्यकता है। अपने साधनों का जो है प्रबंधन और प्रयोग क्षमता से करें, क्योंकि क्षमता से करने वाला ही व्यक्ति सतर्क रहेगा। साधनों को बर्बाद ना करें, क्योंकि जो साधन आपको मिला है उसको बर्बाद ना करें। अब सोचिएगा कि साधन क्या है। अगर मान लीजिए आपके घर में पंखा चल रहा है, उसको आप खुला छोड़ देते हो, बल्ब जल रहा है उसको छोड़ देते हो, तो आपने तो क्या किया है, जो संसाधन हमारे पास है उसका दोहन कर रहे हो, गलत उपयोग कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि इसमें से आपको 100 रुपया आपने एक्स्ट्रा दे दिया और आपने चला, लेकिन आपको ये शायद नॉलेज नहीं है कि जितना देर आपने जो है व्यर्थ उस पंखे को चलाया है, कोई दूसरा व्यक्ति भी उतना समय में उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता था। तो ये चीज़ें जो होती है हर एक व्यक्ति और हर एक नागरिक को सोचने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारा है अपने कार्य के नियमित नियमों और नियमों के जो है नीतियों के प्रक्रिया पर कड़ाई से और सम्मान रूप से पालन करें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है बहुत ज़रूरी होता है। अपना कर्तव्य करते समय पक्षपात और भेदभाव ना करें। कहते हैं, जैसे इसका आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मान लीजिए किसी माता पिता के पास 2 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, एक के पीछे एक को बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ आगे बढ़ाते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं। तो ऐसे कर्तव्य को समय पक्षपात करना उनके लिए गलत है और पक्षपात करने वाले शायद आगे हर एक मुसीबत को ही निमंत्रण दे सकते हैं। सभी को एक सामान्य समझें, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बड़े बड़े बात आ जाती है। अगर मान लीजिए कोई मंत्री है, कोई है, तो मंत्री जो होता है कभी भी कहते हैं ना, वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक होना ही उसके लिए एक बड़ा दायित्व होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ में लेकर चलना उसका महाकर्तव्य हो जाता है।
सभी प्रकार के कार्य के प्रति हमेशा आदर भाव रखें। कोई भी कार्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, आपके लिए करना जो है आदर भाव रखना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे अनुग्रह को स्वीकार न करें जो आपकी कार्य और निष्पादन व नकारात्मक असर डालते हो। कहते हैं ऐसे कार्य कोई ना करे जिसकी वजह से क्या हो, आप पे आगे चल के जो है नकारात्मक आपको सिद्ध करे और नकारात्मक आपको बातें रखें। अपने कार्य व संस्था के प्रति सदैव ही ईमानदार रहें। देखिए, जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति और संस्था के प्रति ईमानदार रहता है वो सदैव ही अपने कामयाबी उसके साथ चलती है। उसके पश्चात जो हमारा लास्ट पॉइंट है वही है कि जहाँ पर आपका भ्रष्टाचार से सामना हो उसे प्रकट करें, यानी भ्रष्टाचार को कभी भी ना सहे। कहते हैं जो व्यक्ति सहता है वो व्यक्ति कभी भी आगे अपना जीवन नहीं जी सकता। कहीं भी आप कहते हैं 1 रुपये के भ्रष्टाचार क्यों ना हो, उसको नहीं सहना चाहिए और सहने की जो प्रवृत्ति भी नहीं रखना चाहिए। उसके पश्चात हमारा नैतिक मानकों का सतर का बढ़ना। देखिए, आजकल जो है लोगों में नैतिक मानकों का सतर जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। कहते हैं दैनिक जीवन में लोगों का नैतिक सतर ऊंचा उठने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? अच्छा, नीचे दिए गए सुझावों के पढ़ने के बाद ही आप कुछ इसका जो है सही उपाय ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही आता है सार्वजनिक तौर पर प्रकट और प्रचार। कहते हैं अनैतिक और भ्रष्ट कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रति जिम्मेदारी ठहराना चाहिए और ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों का पर्दाफाश भी होना चाहिए और उन्हें उचित सज़ा भी मिलनी चाहिए। कहते हैं ऐसे लोग जो गलत करते हैं उनको पर्दाफाश करना ज़रूरी है। उनको सभी के सामने जो है उनके बातों को रखिए और उनका पर्दाफाश कीजिए। उन्हें कुछ विशेष अधिकार और सुविधाओं का जो है वापस लिया जाना चाहिए। जो उनके पास कुछ सुविधाएँ दी गई है उनको उनके से छीन लेना चाहिए। उन्हें सुधारने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर व्यक्ति नहीं सुधर रहा है फिर भी उसको मजबूर करें कि तभी जो है वो अपने गलत चीज़ों को, गलत भावनाओं को छोड़ सकता है। नहीं तो वो जो होगा धीरे धीरे वो अपने आप को पावरफुल कर लेगा और कभी भी वो गलत नीति करेगा, गलत काम करेगा तो वो सोचेगा कि मैं सही कार्य कर रहा हूँ। अगर उसको दंड नहीं दिया गया तो आगे चल के वो जो होगा घातक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं कि परिवार के सदस्य और साथियों के समक्ष उसे गलत कारनामों को लाना उनके लिए इसमें सामाजिक शर्मिंदा बन सकता है। यह अन्य लोगों के लिए भी चेतावनी का काम भी करेगा। देखिए, अगर ऐसे लोगों को पर्दाफाश आप करते हो तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति भी ऐसे गलती करने से पहले 4 बार सोचना पड़े उनको। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। उसके बाद नीति संहिता बनाना। देखिए, नीति का स्पष्ट निर्धारण और उनका कड़ाई से पालन करना बहुत ही आवश्यक है। कार्य की नीति जो है साधारण लोगों को हमारी अपेक्षा स्पष्ट ज्ञात होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी संगठन के ऑफिस नोटिस बोर्ड पर नीति संहिता का विवरण लिखा है तो उसके कर्मचारी उनका अनुसरण भी भली भांति कर सकते हैं। इस प्रकार कर्मचारी नीतिगत अवधारणाओं को अपनी दिनचर्या में भी लागू कर सकते हैं। देखते हैं कुछ बातें। देखिए दोस्तों, ये कहते हैं ना जीवन की परम सच्चाई है। कुछ बच्चों को अगर कुछ याद नहीं होता तो क्या करते हैं, उसको दीवार पे लिख के टांग लेते हैं और उसको सब दिन के सब दिन पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि वो बातों को बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। बहुत से कार्य क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ऐसी रूल रेगुलेशन को, नीतियों को लिख देना चाहिए और कर्मचारी जो है सदैव उसको अनुसरण करे और उसी रूल रेगुलेशन पे अपने आगे बढ़ाए। तो हो सकता है कि इससे जो काफ़ी अच्छा हो सकता है और सही रूल रेगुलेशन आगे बढ़ सकता है। उसके पश्चात हमारा स्कूल व कॉलेज में नीति और मूल्य शिक्षा। देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि ये नीति जो होती है पहले बचपन से शुरू होती है, तभी जाके जो है आगे हम जो है बड़े होते हैं तो वही चीज़ हमारे आदत सी बन जाती है और उन्हीं चीज़ों को जो है हम आगे लेके चलते हैं। तो कहते हैं जब तक आप स्कूल कॉलेज की में जो है इन बातों को नहीं समझिएगा, नहीं जानिएगा तो शायद आपके लिए सही भी नहीं रहेगा। कहते हैं अब तक किसी भी कर्मचारी द्वारा नैतिक शिक्षा स्वयं ही अनुभवों द्वारा एवं एक दूसरे के मार्गदर्शन से ही सीखे जाने की अपेक्षा की जाती है। हम भी जानते हैं कि आप जो हो या तो मेरे ही देख पढ़ रहे हो, मेरे साथ ही चल रहे हो, तो मुझे भी सही व्यवस्था और सही उचित मार्ग पे ले जाने की आपके लिए मार्गदर्शन बनाना पड़ेगा। कहते हैं आज के तीव्र प्रतीक्षा, चुनौती भरे और बदलते वातावरण यह अति आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है पूर्णतः प्रशिक्षित व दक्ष हो, तभी हम अच्छी तरह से कार्य को निर्वाह कर सकते हैं और अपने जीवन में जो है प्रगति की अपेक्षा कर सकते हैं। अंतर नैतिक मूल्य व नैतिक की शिक्षा आरंभ से ही हमारे जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। इस प्रकार जो है अनुचित जो है नागरिक का विकास होगा और अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी होगा। कहते हैं प्रारंभिक आयु से ही सीखने का अर्थ है मूल्य की आदत को ढालना, और आप तो जानते ही हैं कि पुरानी आदतें देर से ही आती है। तो कहते हैं ना, बच्चे को अगर जैसा सिखाइएगा वैसा ही बच्चा आगे बढ़ेगा।
कहते हैं अगर उनके अंदर झूठ शुरू से ही होगा तो मुझे विश्वास है कि वो आगे चल के झूठ ही बोलेंगे। अगर आपके जो शुरू से ही देर उठने की आदत है तो मेरा विश्वास है कि आगे चल के आप शायद ऐसे ही आदत रहेगी जो आपके जो है नैतिकता का नष्ट करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान देगी, और आपका जीवन जो होगा वो सुचारू रूप से नहीं चलेगा और कहीं भी आप सही समय में कार्यरत नहीं हो रह पाओगे। अब इसमें हम कह सकते हैं कि इस पाठ पढ़ने के पश्चात क्या आपने नीति और नीतियों की व्यवहारगत करने के विषय में जाना है और लोगों को इसको अनुसरण भी करना चाहिए। और ये टॉपिक जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सादगी भरा था, जिसको हर एक व्यक्ति की नैतिकता को सुधारने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।